दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास अत्यंत समृद्ध, विविध और सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवपूर्ण रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कई सभ्यताओं का विकास दक्षिण भारत में हुआ। यद्यपि अधिकांश ऐतिहासिक ध्यान उत्तर भारत की सभ्यताओं की ओर केंद्रित रहा है, परंतु दक्षिण भारत ने भी भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। दक्षिण भारत में वर्तमान समय के राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल का क्षेत्र आता है। यहाँ पर विभिन्न शासकों और राजवंशों ने शासन किया, जिन्होंने स्थापत्य, साहित्य, धर्म, कला और व्यापार के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। इस निबंध में हम दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की विस्तृत चर्चा करेंगे। द्रविड़ सभ्यता और पूर्व वैदिक काल। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन जातियां द्रविड़ मानी जाती है। यह माना जाता है कि द्रविड़ लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे और आर्यों के आगमन से पूर्व दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का व्यापक प्रभाव था। द्रविड़ भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आज भी दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं हैं। द्रविड़ सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज, देवी पूजा और प्रकृति की उपासना प्रमुख थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का प्रभाव भी दक्षिण भारत की कुछ प्राचीन लिपियों पर देखा जा सकता है। तमिलनाडु में पाए गए अंकीकरण, पत्तनम और कीलाड़ी जैसी खुदाइयां इस बात की पुष्टि करती है कि दक्षिण भारत में 1000 ईपू से पहले ही संगठित नगर और व्यापार व्यवस्था विद्यमान थी। संगम युग 300 ईपू 300 ई तमिल साहित्य का प्राचीनतम काल संगम युग कहलाता है। यह काल सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। संगम सभाओं में विद्वानों द्वारा रचित साहित्य को संरक्षित किया गया। संगम युग के दौरान 3 प्रमुख राजवंश चेर, चोल और पांड्य दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। चेर वंश का प्रभुत्व मुख्यतः केरल और पश्चिमी तमिलनाडु में था। इनका प्रमुख बंदरगाह मुसिरी था, जहां से रोम, मिस्र और अरब देशों के साथ व्यापार होता था। चेर शासकों ने जल प्रबंधन, मसालों के व्यापार और साहित्यिक संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई। चोल वंश कावेरी नदी के किनारे स्थित था। इनकी राजधानी उरियूर और बाद में पुखर, कावेरीपट्टिनम रही। संगम साहित्य में करिकाल चोल का विशेष उल्लेख है, जिसने कावेरी डेल्टा में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और समृद्ध व्यापारिक संबंध स्थापित किए। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। ये शासक कला, साहित्य और धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। मदुरै में संगम सभाओं का आयोजन होता था। पांड्य शासक विदेशों के साथ मोती, मसाले और वस्त्रों का व्यापार करते थे। मौर्य और शुंग प्रभाव। यद्यपि मौर्य साम्राज्य का मुख्य केंद्र उत्तर भारत था, लेकिन अशोक ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया। अशोक के अभिलेख आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ। परंतु मौर्यों के पश्चात दक्षिण भारत स्वतंत्र रूप से विभिन्न शक्तियों द्वारा शासित होता रहा। सातवाहन साम्राज्य 230 ईपू 220 ई सातवाहन वंश का उदय महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में हुआ। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया, लेकिन बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। गौतमीपुत्र शातकर्णी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने शक, यवन और पल्लवों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सातवाहन वंश की मुद्राएं, स्थापत्य कला, अमरावती स्तूप और साहित्यिक कृतियां दक्षिण भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं। इक्ष्वाकु वंश और विष्णुकुंडिन वंश। सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु वंश, आंध्र क्षेत्र, और विष्णुकुंडिन वंश, आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र, का उदय हुआ। इन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के विहारों तथा गुफा मंदिरों का निर्माण कराया। पल्लव वंश 275-897 ई पल्लवों का शासन तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में था। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। यह वंश बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का संरक्षक था। महेंद्रवर्मन और नरसिंहवर्मन प्रथम जैसे शासकों ने दक्षिण भारत को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। ममल्लापुरम, महाबलीपुरम के शिल्पकला,
रथ मंदिर और समुद्र तट मंदिर आज भी पल्लव कला की भव्यता को दर्शाते हैं। इस काल में संस्कृत और तमिल साहित्य का भी व्यापक विकास हुआ। चालुक्य वंश 543-753 ई। चालुक्य वंश का उदय कर्नाटक में हुआ। इस वंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का महान शासक था, जिसने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को भी पराजित किया। चालुक्यों की स्थापत्य कला का उदाहरण बादामी, ऐहोल और पट्टदकल में देखने को मिलता है। चालुक्य काल में मंदिर निर्माण शैली नागर और द्रविड़ का संगम देखने को मिला। राष्ट्रकूट वंश 735-982 ई। राष्ट्रकूट वंश का शासन कर्नाटक और महाराष्ट्र में था। इनकी राजधानी मान्यखेता थी। गोविंद तृतीय और कृष्ण प्रथम जैसे शासकों ने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। कृष्ण प्रथम ने एलोरा की कैलास मंदिर का निर्माण कराया, जो एक एकल चट्टान को काटकर निर्मित मंदिर है। यह विश्व की अद्भुत स्थापत्य कृतियों में से एक है। पंड्य वंश का पुनरुत्थान और चोल साम्राज्य का उत्कर्ष। 9वीं शताब्दी में चोल वंश ने फिर से शक्ति प्राप्त की और राजराज चोल तथा राजेंद्र चोल प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन शासकों ने दक्षिण भारत ही नहीं, श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय पताका फहराई। राजराजेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर में स्थित चोल वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। चोल शासनकाल में तांबे की मूर्तिकला, साहित्य, मंदिर प्रशासन और ग्राम पंचायत प्रणाली को अत्यंत विकसित किया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में धर्म का विशेष स्थान रहा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म ने यहाँ विभिन्न कालों में प्रचलन पाया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ भी दक्षिण भारत से हुआ। नैनार, शैव भक्त और आलवार, वैष्णव भक्त संतों ने व्यक्तिगत भक्ति को प्रमुखता दी। तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में साहित्यिक कृतियां रची गईं, जैसे संगम साहित्य, तिरुक्कुरल और शिलप्पादिकारम। वैदेशिक व्यापार और समुद्री संपर्क। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के शासकों ने समुद्री व्यापार के माध्यम से रोम, यूनान, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध स्थापित किए। मसाले, हाथी दांत, रत्न, वस्त्र और सुगंधित लकड़ियां दक्षिण भारत से निर्यात होती थीं। इस व्यापार के कारण दक्षिण भारत में विदेशी मुद्राएं, वस्त्र और सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं।